जी, तो कल पिछले लेक्चर में हमने कुछ डीएनए की बात की थी कि डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड या डीएनए क्या होता है। मुझसे बस रिकॉर्डिंग में थोड़ा इशू हो गया, तो आज हम उसी लेक्चर को थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं। डीएनए क्या होता है? डीएनए हमने पढ़ा था जब हम न्यूक्लिक एसिड्स की बात कर रहे थे, तो डीएनए और आरएनए में एक डिफरेंस पढ़ा था। तो हमने डीएनए के बारे में बात की कि डीएनए जो वो एक ऐसा न्यूक्लिक एसिड है जिसमें डीऑक्सीराइबोज शुगर होती है, जिसमें जो पेंटोज शुगर पार्ट है उसके न्यूक्लियोटाइड में, वो डीऑक्सीराइबोज है। ठीक है। और ये डीएनए डबल स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल्स है, ये डबल हेलिक्स है, यानी दो तरह के दो न्यूक्लियोटाइड एक वक्त में दो न्यूक्लियोटाइड इसमें प्रेजेंट होते हैं, और डबल स्टैंडर्ड है, दो स्ट्रैंड्स वाला न्यूक्लियोटाइड है। सॉरी, दो न्यूक्लियोटाइड्स वाला एक मॉलिक्यूल है। दो बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स आपस में अटैच होते हैं, उन दो डिफरेंट को ये एक दूसरे के इर्द गिर्द रैप हुए होते हैं। ठीक है। अगर हम डेफिनेशन या इंट्रोडक्शन की बात करें, तो हम ये कहते हैं कि डीएनए एक ऐसा केमिकल है जो कि हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में जितनी भी जेनेरिक इंफॉर्मेशन है, केमिकली या फिजिकली प्रॉपर्टीज की लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, वो डीएनए पे स्टोर होती है या डीएनए के अंदर मौजूद होती है। ये डीएनए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर मॉलिक्यूल होता है। इसमें जो शुगर है वो 2 डीऑक्सीराइबोज प्रेजेंट है, और जो नाइट्रोजनस बेसिस इसमें प्रेजेंट होती हैं वो प्यूरिन्स में से एडेनिन और गुआनिन है, जबकि थायोमीन एंड साइटोसिन है पैरामिडीन बेसिस। हमने न्यूक्लियोटाइड के स्ट्रक्चर में बात की थी कि तीन चीजें उसमें प्रेजेंट होती हैं, पेंटोज शुगर होती है, एक बेस होती है, साथ में फॉस्फेट ग्रुप होता है। तो जो इसमें पेंटोज शुगर है वो 2 डीऑक्सीराइबोज है। नाइट्रोजनस बेसिस जो है वो दो टाइप की है, प्यूरिन्स और पैरामिडीन्स। प्यूरिन्स में से एडेनिन और गुआनिन प्रेजेंट होती हैं, और पैरामिडीन्स में से थायामीन और साइटोसिन प्रेजेंट होती है। और जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो आपस में अरेंज वैसे ही होते हैं जैसे आरएनए में अटैच होते हैं, यानी फोस्फोडाइएस्टर बॉन्ड लिंकेजेस के जरिए, यानी जो फॉस्फेट ग्रुप जो है, और एक फॉस्फेट न्यूक्लियोटाइड का एक फॉस्फेट ग्रुप दूसरे न्यूक्लियोटाइड के साथ फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेजेस बनाते हैं। इसके जरिए न्यूक्लियोटाइड्स आपस में ज्वाइन होते हैं और पॉलीन्यूक्लियोटाइड जो है वो चेन्स बनती है। अब मैंने आपको बताया ये दो स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल है, यानी इसमें दो स्ट्रैंड्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट होते हैं। जो हमें शेप है डीएनए की, वाटसन एंड क्रिक ने दी थी। उन्होंने एक मॉडल पेश किया था कि जो डीएनए है वो इस तरह का हो सकता है। ठीक है, क्योंकि डीएनए की स्टडीज पहले हाइपोथेटिकली हम पढ़ते थे। ठीक है, तो उन्होंने हाइपोथाइज किया था, उन्होंने ने ये अंदाजा लगाया था, कह लें कि देखे बगैर अभी डीएनए मॉलिक्यूल डिस्कवर हुआ, तो उन्होंने देखे बगैर 1953 में हाइपोथाइज किया था कि जो डीएनए मॉलिक्यूल है वो एक डबल हेलिक्स है। डबल दो स्ट्रैंडेड वाला हेलिक्स है, स्प्रिंग की तरह का है। हेलिक्स कहते हैं स्प्रिंग की तरह, जैसे स्प्रिंग मुड़ा हुआ होता है ना, तो इसी तरह ये डबल हेलिक्स है। द स्प्रिंग की तरह का एक डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल है, जिसमें जो स्पाइरल स्टेयर केसेस है ना, वो सिलिंड्रिकल एक्सिस के अगेंस्ट घूमी हुई है, यानी जो नजर आने में ऐसा है ये डबल हेलिक्स, जिसको उन्होंने नाम दिया ये कॉइल ऑफ लाइफ है। अगर हम उसको देखें तो वो ऐसा लगता है जैसे स्पाइरल स्टेयर केस है, घूमी हुई सीढ़ियां हैं, घूमती हुई सीढ़ियां कह लें। ठीक है, जो कि एक एक्सिस के अगेंस्ट जो है ना वो घूम रहे हैं, एक सेंट्रल, ऐसे कह लें जैसे एक रस्सी है उसके अगेंस्ट ये सारी घूम रही है स्प्रिंग की तरह। अब उस हेलिकल स्ट्रक्चर में होता क्या है, हेलिक्स उस स्प्रिंग में क्या होता है कि जो स्प्रिंग का इंटरनल पोर्शन है, जो अंदर वाला पोर्शन है, उसमें बेसिस प्रेजेंट है, प्यूरिन्स एंड पायरिमिडीन्स। जबकि जो आउटर स्प्रिंग का जो आउटर स्ट्रक्चर है वो फॉस्फेट और डीऑक्सीराइबोज शुगर का मिलकर बनाता है, यानी जो आउटर जिसको हम बेस पार्ट कह लें, जो आउटर पार्ट है वो शुगर और फॉस्फेट ग्रुप का होता है, जबकि जो इंटरनल पार्ट है इन दोनों स्ट्रैंड्स का जो इंटरनल पार्ट है वो बेसिस पे होता है। और जितने भी हेलिक्स हैं, जो स्प्रिंग की मूवमेंट, यानी जो हेलिक्स जिस तरफ है, उभार जिस तरफ है, वो राइट हैंड साइड पे होता है डीएनए में मोस्टली, यानी जो उभार है वो मोस्टली राइट हैंड साइड से फिर लेफ्ट पे आता है, फिर राइट और फिर लेफ्ट। ठीक है, तो राइट हैंड साइड से वो जो स्पाइरल हम जो कह रहे हैं कि स्टेयरकेस घुमा हुआ है, वो घुमा हुआ कैसे कि पहले राइट साइड पे घुमा है और फिर लेफ्ट साइड पे आके फिर राइट से फिर लेफ्ट से फिर लेफ्ट। ठीक है, और इस घूमने की वजह से क्या होता है कि उसमें मेजर ग्रूव्स और माइनर ग्रूव्स बनते हैं, यानी गहराइयां सी बन जाती हैं दोनों दो एंड्स के अंदर।
को घूमने से एक गहराई और ऊंचाई सी जो बन जाती है, वो दो तरह के ग्रूव बनते हैं, एक मेजर ग्रूव बनता है और एक माइनर ग्रूव बनता है। आगे हम जब शेप देख के पढ़ेंगे तो शायद आपको थोड़ा बेहतर जो है वो अंदाजा हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि डीएनए का जो मॉलिक्यूल है, टू एंटी पैरेलल लॉन्ग मॉलिक्यूल्स होते हैं। दो एंटी पैरेलल मींस कि एक एंड अगर 5 एंड ऊपर है तो दूसरे का 3 एंड ऊपर देता है। 5 5 3 जो है वो अगर कोई दो एंड्स हैं एक मॉलिक्यूल के यानी पॉलीन्यूक्लियोटाइड के, तो जो दूसरा उसके साथ अटैच होता है वो उसके एंटी पैरेलल होता है, यानी उसके उलट होता है। यानी अगर एक 5 एंड 3 है तो दूसरा 3 एंड 5 है। और ये दोनों एंटी पैरेलल जो लॉन्ग मॉलिक्यूल्स हैं, एक दूसरे के गिर्द जो है बाउंड हुए हैं, एक दूसरे के गिर्द घूमे हुए हैं, जो हमने स्पाइरल स्टेयरकेस की बात की है। और जो दोनों चेन्स हैं ये आपस में जुड़ती कैसे हैं, जो स्पाइरल्स आपस में जुड़ते कैसे हैं, ये जुड़ती हैं बेसिस की वजह से। जो बेसिस है, एक न्यूक्लियोटाइड की बेस जो है वो दूसरे न्यूक्लियोटाइड की बेस के साथ बॉन्डिंग बना लेती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेती है। यानी एक न्यूक्लियोटाइड की एडेनिन जो है वो दूसरे न्यूक्लियोटाइड के थायामीन के साथ बॉन्ड बना लेती है, और एक न्यूक्लियोटाइड की साइटोसिन जो है वो दूसरे न्यूक्लियोटाइड की गुआनिन के साथ बॉन्डिंग बना लेती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेती है। और जितने भी हेलिकल स्ट्रक्चर है, यानी एक पूरा हेलिक्स जिसको हमने स्प्रिंग का नाम दिया, वो पूरा हेलिक्स जो है उसके और दूसरे हेलिक्स के दरमियान जो डिफरेंस है वो 3.4 नैनोमीटर का है। तो इस 3.4 नैनोमीटर में हम देखते हैं कि तकरीबन 10 बेस पेयर जो है वो एक हेलिक्स में आ जाता है। यानी जो एक स्प्रिंग का एक राउंड है, उस राउंड में जो उस राउंड की लेंथ है तकरीबन वो 3.4 नैनोमीटर है, और उस राउंड के दरमियान आपस में 10 बेस पेयर, यानी एक न्यूक्लियोटाइड की 10 बेस पेयर और दूसरे न्यूक्लियोटाइड की 10 बेस पेयर जो है वो आपस में बॉन्डिंग की हुई होती है। अगर हम इस हेलिक्स का डायमीटर, सेंट्रल डायमीटर देखें, यानी जो आपस में इनकी गैप होता है एक न्यूक्लियोटाइड से दूसरे न्यूक्लियोटाइड के दरमियान जो गैप है, वो तकरीबन 2 नैनोमीटर इन डायमीटर होता है। और इस घूमने की वजह से, इस हेलिक्स की वजह से, ये जो राउंडिंग स्टेयर केस होता है उसकी वजह से क्या होता है कि माइनर ग्रूव बनता है और एक मेजर ग्रूव बनता है। आगे हम ये डायग्राम देखते हैं, जो मैंने अभी आपको सारी बातें डिस्क्राइब की, वो इस डायग्राम के जरिए आपको पढ़ने की कोशिश करें। कि पहली बात हमने क्या की थी कि दो एंटी पैरेलल न्यूक्लियोटाइड्स हैं, ये आपको दो एंटी पैरेलल न्यूक्लियोटाइड्स नजर आ रहे हैं। ये एक 5 एंड इसका ऊपर है, इसका 3 एंड नीचे है, तो दूसरे का 3 एंड जो है वो ऊपर है और 5 एंड नीचे है, यानी दो एंटी पैरेलल न्यूक्लियोटाइड्स। इन दो एंटी पैरेलल इन दो एंटी पैरेलल न्यूक्लियोटाइड्स के बाद हमने ये बात की कि ये दो एंटी पैरेलल न्यूक्लियोटाइड्स एक दूसरे के अगेंस्ट हेलिकल स्ट्रक्चर बना रहे हैं। ठीक है, ये आपको घूमता हुआ ये देखिए, ये जो हेलिक्स का स्ट्रक्चर बना रहे हैं। फिर हमने तीसरी बात क्या थी कि मोस्टली जो हेलिक्स है वो राइट साइड पे होता है। ये आपको देखिए, ये नजर आ रहा है, ये पहले राइट साइड पे उभार है, देन फिर ये लेफ्ट पे आया, फिर वापस राइट पे, फिर लेफ्ट पे। इस राइट एंड लेफ्ट के हेलिक्स की वजह से मैंने आपको बताया कि मेजर ग्रूव्स बनते हैं और माइनर ग्रूव्स बनते हैं। यानी गहराइयां होती हैं दो तरह की, मेजर यानी दो, ये देखिए यहाँ पे ये जो मेजर डिफरेंस है दो हेलिक्स के दरमियान, और ये माइनर ग्रूव बनती है जहाँ दो हेलिक्स के दरमियान थोड़ा डिफरेंस होता है। ठीक है, फिर हमने बात की कि ये जो हेलिक्स आपस में अटैच होते हैं, ये अटैच किसकी वजह से होते हैं, नाइट्रोजनस बेसिस की वजह से आपस में अटैच हुए हुए होते हैं। यानी एक न्यूक्लियोटाइड की नाइट्रोजनस बेस दूसरी न्यूक्लियोटाइड की नाइट्रोजनस बेस के साथ अटैच है। वो अटैच कैसे है कि जो एक न्यूक्लियोटाइड की थायामीन है वो दूसरी न्यूक्लियोटाइड की एडेनिन के साथ अटैच हो जाती है, हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेती है, जबकि एक न्यूक्लियोटाइड की साइटोसिन दूसरे के गुआनिन के साथ ये जो है एक बना लेती है बॉन्ड। फिर हमने ये बात की कि इंटरनली अगर बेसिस प्रेजेंट है तो ये आउटर जो स्टेयर केस का स्ट्रक्चर, आउटर बैकबोन जिसको हम कह रहे हैं बनती है, वो किस चीज की बनती है, शुगर और फॉस्फेट की। यानी शुगर और फॉस्फेट ये आउटर लेयरिंग करते हैं, इस आउटर लेयरिंग के अंदर बेसिस अटैच होती है, वो बेसिस आपस में अटैच होते हैं, जिसकी वजह से ये दोनों स्ट्रैंड आपस में लिंक्ड रहते हैं। फिर हमने ये बात की कि इसका एक हेलिक्स और दूसरे हेलिक्स के दरमियान जो डिफरेंस आता है, यानी ये देखिए कि एक तरफ जो राइट हेलिक्स था और जो दूसरी तरफ राइट हेलिक्स था, इस दरमियान जो डिफरेंस है वो तकरीबन 3.4 नैनोमीटर का है। और इस 3.4 नैनोमीटर में 10 बेस पेयर्स आपस में अटैच हुई होती हैं। तो हम कह सकते हैं कि दो बेस पेयर्स का आपस में जो डिफरेंस है वो तकरीबन 0.34 नैनोमीटर है। और इन दोनों स्ट्रैंड्स का, एक ये स्ट्रैंड्स और ये दूसरा स्ट्रैंड, इन दोनों स्ट्रैंड्स के दरमियान को जो डायमीटर है, इन दोनों के दरमियान का जो गैप है
वो 2 नैनोमीटर तक मेंटेन रहता है। जी, समझ आई अब आपको डीएनए के स्ट्रक्चर की? डीएनए के स्ट्रक्चर की सबको समझ आ गई? जैसे हम कुछ बायोलॉजिकल रोल्स पढ़ लेते हैं कि डीएनए का बायोलॉजिकली रोल क्या है हमारी बॉडी में। तो हमने सबसे पहले ये बात की जब मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया कि डीएनए क्या चीज़ है। डीएनए जो है वो जेनेटिक मटेरियल है, हेरिडिटरी मटेरियल है, यानी जीन्स जितने भी मैसेज इनकोडिंग है, ये जितने भी हमारी बॉडी में प्रोटीन सिंथेसिस हो रही है या जीन जो भी चीज़ें हमारी बॉडी में बना रही हैं, जीन की वजह से क्या होता है, जीन हमारी बॉडी में हार्मोन्स की प्रोडक्शन करवा रहे हैं, जीन्स हमारी बॉडी में ग्रोथ करवा रहे हैं, जीन्स हमारी बॉडी मतलब हमारी बॉडी के सारे फंक्शंस जो हैं, एक सेल का पूरा फंक्शन जो है वो जीन कंट्रोल कर रही है। उस जीन के ऊपर डीएनए जो है वो जीन के ऊपर ये सारे जो है प्रेजेंट होते हैं एज ए डीएनए इसके ऊपर प्रेजेंट होता है। तो हम डीएनए को ये कह सकते हैं कि हेरिडिटी मटेरियल है, यानी एक जो नस्ल है उससे जो दूसरी नस्ल में उसके जो खसूसियात लेके आने वाला मटेरियल है वो डीएनए है तकरीबन सारे यूकेरियोट्स में, इवन प्रोकैरियोट्स में भी, वायरसेस में भी। तो ये फेजेस में भी यानी बैक्टीरियोफेजेस जितने भी वायरसेस हैं उनमें जो हेरिडिटी मटेरियल कैरियर है उसको हम डीएनए का नाम देते हैं। डीएनए जो अल्टीमेट कैरियर है जो हेरिडिटी को एक नस्ल की खसूसियात को दूसरी नस्ल तक लेके जाती है, वालदैन की खसूसियात को और बच्चों की खसूसियात बच्चों तक लेके जाती है जीन्स के जरिए जो ट्रांसफर हो रहा है। तो इट मीन्स जो डीएनए है वो अल्टीमेट कैरियर है हेरिडिटी का। अब जीन जो है वो कंपोज हुई होती है डीएनए की जिसमें जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है जो कि कोड्स की फॉर्म में प्रेजेंट होती है, यानी जितने भी जेनेटिक कोड्स हैं वो डीएनए के कंपोज हो जाते हैं। और जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए है, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होने की वजह से उसके बहुत सारी अपनी प्रॉपर्टीज है। अब कौन सी प्रॉपर्टीज है, मसलन कि वो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को अपने अंदर रखता है और रेप्लिकेट भी देता है, यानी अपने जैसा डीएनए वो खुद बना सकता है, उसको किसी चीज की जरूरत नहीं है, वो अपने जैसा डबल स्टैंडर्ड डीएनए बिल्कुल अपने जैसा बना सकता है, यानी वो खुद जेनेटिक इन्फॉर्मेशन स्टोर करता है और रेप्लिकेट करता है। और इसके अलावा इसका क्या काम है, प्रॉपर्टीज इस डबल हेलिक्स की वजह से ये मैसेंजर आरएनए प्रोड्यूस करता है जो कि सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन करवाते हैं हमारी बॉडी के अंदर, यानी बायोलॉजिकली हमारी बॉडी में जितने भी हेरिडिटरी मटेरियल है वो डीएनए अल्टीमेट हेरिडिटरी मटेरियल है। जीन्स के ऊपर जितने भी कोड्स हैं वो कंपोज हुए रहते हैं डीएनए के। और जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है डीएनए का उसकी वजह से उसकी प्रॉपर्टीज क्या है कि वो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन भी स्टोर करता है और साथ में खुद रेप्लिकेट भी हो सकता है, यानी अपने जैसा डीएनए सिंथेसाइज भी कर सकता है। इसी तरह एक मैसेंजर आरएनए को भी प्रोड्यूस करता है जो कि हमारी बॉडी में जाके प्रोटीन सिंथेसिस करवाते हैं। आरएनए हमने टाइप्स में पढ़ा था कि मैसेंजर आरएनए जो है वो प्रोड्यूस होता है फ्रॉम डीएनए जो मैसेज लेके जाता है टूवर्ड्स द राइबोसोम्स। और वो जो ये वाला प्रोटीन जो है वो सिंथेसाइज करना है और वहाँ पे ट्रांसफर आरएनए होता है जो कि उस तरह की अमीनो एसिड्स जो रिक्वायर्ड होती हैं प्रोटीन सिंथेसिस में वो ट्रांसफर करते हैं टुवर्ड्स द राइबोसोम। और राइबोसोम्स में राइबोसोमल आरएनए प्रेजेंट होता है जो कि हेल्प करता है प्रोटीन सिंथेसिस में, यानी प्रोटीन सिंथेसिस का काम डीएनए से ही स्टार्ट हो रहा है। डीएनए पहले डिक्टेट करेगा मैसेंजर आरएनए को तो वो मैसेज लेके जाएगा। जी, किसी का क्वेश्चन है तो वो पूछ ले। जी, क्वेश्चन है तो वो पूछ लो। किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है, समझ आ गई सबको डीएनए की? चलो ठीक है, हमने अपना ना अब नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करना है और वो अब हम इंशाल्लाह ईद के बाद स्टार्ट करेंगे। तो कल मैं लेक्चर लूंगी। अभी तक जो हमने पढ़ा ना उसमें से अगर किसी को कोई क्वेश्चन है, किसी को किसी बात की समझ नहीं आई तो वो रिपीट करवा ले मेरे से वो बात, या पूछना चाह रहा है तो कल आप लोग अपने लेक्चर एक बार देख लो, उसमें से कुछ पूछना है, कुछ समझ नहीं आ रही, कुछ रिपीट करवाना है, कुछ शेयर नहीं हुआ हुआ तो वो आप कल डिस्कस कर लें। तो जो नेक्स्ट टॉपिक है वो इंशाल्लाह हम ईद के बाद ही अब शुरू करेंगे। हमने नेक्स्ट अब इंजाइम शुरू करने हैं तो हम ईद के बाद शुरू करेंगे।
चले ठीक है, अगर किसी को कोई क्वेश्चन नहीं है तो।